हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और आज के वीडियो का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है होमोजीनियस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम वर्सेस हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। जो अपनी इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस होती हैं उनको अपन दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो उन रिएक्शंस को अपन होमोजीनियस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम बोलेंगे या फिर अपन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी रिएक्शंस को अपन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं और कौन सी रिएक्शंस को अपन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, और उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ Kc और Kp और Kpc। ये इस वीडियो का अपना डिस्कशन होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि अगर अपने पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये अपने पास एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। लेट्स अज्यूम कि इसमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम आ गया है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया है तो जो रिएक्शन मिक्सचर बना है उसमें A, B, C और D चारों होंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सभी होंगे। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो फिजिकल स्टेट है वो डिसाइड करेगी कि अपनी जो रिएक्शन है वो ओवरऑल होमोजीनियस सॉल्यूशन बना रही है या फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बना रही है। अगर ओवरऑल रिएक्शन होमोजीनियस सॉल्यूशन बना रही है तो उसको अपन होमोजीनियस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बना रही है तो उस इक्विलिब्रियम को अपन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब इसको अपन एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए अपने पास डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? ऐसे इक्विलिब्रियम जिनमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सभी सिंगल फेज में हो, सभी सेम फेज में हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को अपन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो फेज वाला वर्ड है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बार अपन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्लियर है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर फाउंड इन 2 और मोर फेजेस। मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा फेज में एग्जिस्ट करें, ऐसे इक्विलिब्रियम को अपन बोला करेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब बात आती है कि फेज क्या होता है। तो जो फेज होता है उसको अपन 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अपना जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड फेज में हो सकता है, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई भी सॉलिड फेज में हो सकता है, या फिर वो लिक्विड फेज में हो सकता है, या फिर वो गैसियस फेज में हो सकता है, या फिर वो सॉल्यूशन फेज में हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज अगर अपन बात करें AgCl की, AgCl ये सॉलिड फेज में होता है AgCl। अगर अपन बात करें H2O की तो H2O लिक्विड फेज में भी होता है, H2O गैसियस फेज में भी होता है, एज ए वेपर ही एग्जिस्ट करता है। गैसियस फेज की ओर बात करें तो ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सब गैसियस फेज में है। लिक्विड फेज में और बात करें तो जैसे Br2 लिक्विड की बात कर सकते हैं, ब्रोमीन लिक्विड फेज में भी ही एग्जिस्ट कर सकता है और गैसियस फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर सॉलिड की ओर बात करें तो जैसे जिंक सॉलिड है, मेटल सॉलिड होते हैं, या फिर अगर बात करें Ag सॉलिड सिल्वर, तो ये सब सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसियस फेज। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन फेज क्या होता है। सॉल्यूशन फेज वो होता है जिसमें एक सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो, एक सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो, तब अपन बोलेंगे कि ये जो सोल्यूट है वो कौन सी फेज में है? सॉल्यूशन फेज में है। ध्यान से इसको एक बार सुनिएगा, ये आगे बहुत काम की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास टेबल सॉल्ट है NaCl, ऑलराइट। अब इस NaCl को अपन ने पानी में डिजॉल्व कर दिया, तो अपन ने एक ग्लास लिया पानी से भरा हुआ, और NaCl जो सॉलिड था उसको अपन ने पानी में डाल दिया। पानी में डाल के इसको अपन ने स्टीयर किया, इसको अपन ने अच्छे से पानी को मिलाया। तो आप बताइए कि क्या अपने पास NaCl के सॉलिड पार्टिकल्स दिखेंगे? वो अपने को नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो अब डिजोल्व हो चुके हैं, क्योंकि वो अब एक सॉल्यूशन की स्टेट में आ चुके हैं।
इसी को अब ये वाला जो मिक्सचर है, ये वाला जो मिक्सचर बना है, इसमें NaCl सॉलिड भी है और ये किस में डिजॉल्व है, H2O में। तो इन दोनों को कंबाइंड अपन क्या बोलेंगे, NaCl एक्वस। सो NaCl यहाँ पे एक सोल्यूट है जो कि वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका है, तो NaCl एक्वस बन गया है। मतलब ये कौन सी फेज में है, ये सॉल्यूशन फेज में है। ऑलराइट, सो इसको अपन एक्वस से डिनोट करते हैं, मतलब सोल्यूट को पानी में डिसॉल्व किया गया है। तो एक बात क्लियर हो गई है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स 4 तरीके के फेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड में और लिक्विड में और गैस में और सॉल्यूशन फेज में। ऑलराइट, अब अगर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सभी एक ही फेज में हों, या तो सभी सॉलिड में हों, या सभी लिक्विड फेज में हों, या सभी वो गैसेस फेज में हों, या सभी वो सॉल्यूशन फेज में हों, तब ऐसे इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स 2 या 2 से ज़्यादा फेज में हों, तो इसको अपन बोल देंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया है। अब इसके अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये अपने पास एग्जाम्पल्स, अपन टोटल 16-17 एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए अपने को बताना है कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। तो अपन चेक करते हैं कि इसमें जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी फेज़ में है। तो नाइट्रोजन गैसियस फेज़ में है, हाइड्रोजन भी किस फेज़ में है, गैसियस फेज़ में है, और अमोनिया भी कौन सी फेज़ में है, गैसियस फेज़ में है। सो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सभी एक ही फेज़ में हैं, इसलिए इस टाइप के इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोल देंगे, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन कुछ देर बाद में लिखेंगे। पहले एक बार सभी एग्जांपल्स में अपन क्लासिफाई कर लेते हैं कि होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कौन सा होगा और हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम कौन सा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फेज में है, क्लोरीन भी गैसियस फेज में है, COCl2 भी गैसियस फेज में है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सभी गैसियस फेज में हैं, मतलब सिंगल फेज में है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम भी कैसा होगा, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो अपन क्लियरली देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सभी सेम फेज में हैं, तो अगेन ये कैसा होगा, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। वन मोर एग्जांपल, N2O4 गैसियस है और NO2 भी गैसियस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फेज में हैं, तो इसके लिए भी अपन क्या बोलेंगे, ये भी कैसा इक्विलिब्रियम है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें CH3COOH कौन सी फेज में है, एक्वस फेज में है, डिसॉल्व्ड है ये वाटर में। इसके अलावा CH3COO- ये जो आयन है ये भी कौन सी फेज में है, एक्वस फेज में है। H+ भी एक्वस फेज में है, तो तीनों की तीनों सेम फेज में है, तो ये इक्विलिब्रियम भी कैसा हो गया है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हो गया है। अब और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में NH4I ये कौन सी फेज में है, सॉलिड फेज में है। लेकिन जो NH3 है अमोनिया, ये कौन सी फेज में है, गैसियस फेज में। और HI भी कौन सी फेज में है, गैस फेज में। तो यहाँ पे अगर अपन टोटल नंबर ऑफ फेज चेक करें तो ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है इसमें कितने फेज होंगे, 2 फेज होंगे। तो सॉलिड फेज भी होगा और गैसियस फेज भी होगा, इसलिए ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। यही तो अपन ने बोला था कि अगर अपना इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा फेज अगर होते हैं तो ऐसे इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। इस एग्जांपल में अपना जो रिएक्टेंट है ये सॉलिड फेज में है और दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो गैसियस फेज में है, तो अगेन ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया है, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया है। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल में CaCO3 सॉलिड फेज में है, CaO भी सॉलिड फेज में है, लेकिन CO2 कौन से फेज में है, गैसियस फेज में। तो यहाँ भी 2 फेज हो गए, तो ये इक्विलिब्रियम भी कैसा हो गया है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया है। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। रिएक्टेंट अपना AgCl सॉलिड फेज में है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें 2 आयंस हैं, वो कौन सी फेज में है, ये एक्वस फेज में है, ये सॉल्यूशन फेज में है। सो ओवरऑल अपने रिएक्शन मिक्सचर में AgCl भी होगा, Ag+ आयन भी होगा, Cl- आयन भी होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फेज कितने हो गए हैं, 2, सॉलिड फेज और सॉल्यूशन फेज। इसलिए ये इक्विलिब्रियम भी कैसा हो गया है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, H2O लिक्विड वेपराइज हो रहा है H2O गैस में। देखिए ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है जिसमें H2O अपना एक फिजिकल चेंज कर रहा है लिक्विड से गैस में। लेकिन अपन क्लियरली देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे अपना H2O भी होगा लिक्विड स्टेट में और H2O गैसियस स्टेट में भी होगा। ये एग्जांपल कैसा है कि अपन ने एक बीकर में थोड़ा सा वाटर रखा तो कुछ देर बाद में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स वेपराइज कर जाएंगे और ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सिस्टम। तो यहाँ पे दो फेज आ गए हैं, एक लिक्विड फेज एक गैसियस फेज। तो ये भी कैसा इक्विलिब्रियम हो गया है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया है। ऑलराइट, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल भी ऊपर वाला जैसा एग्जांपल है, Br2 लिक्विड में है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट वाले साइड में ये गैसियस फेज में है। तो दो फेज हो गए तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये वाला जो एग्जांपल है इसमें जिंक सॉलिड फेज में है, HCl एक्वस यानी कि सॉल्यूशन फेज में है, जिंक ZnCl2 सॉल्यूशन फेज में है और हाइड्रोजन कौन सी फेज में है, गैस फेज में। तो यहाँ पे टोटल कितने फेज हो गए हैं, टोटल यहाँ पे 3 फेज हो गए। तो अगेन ये कैसा एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चेक करते हैं एग्जाम्पल में, हाइड्रोजन गैस फेज में, कॉपर +2 एक्वस फेज में, H+ एक्वस फेज में, कॉपर सॉलिड फेज में। तो बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन है और इसमें दो टोटल फेज हैं, आई मीन इवन 3 फेज हैं यहाँ पे, गैसियस फेज, सॉल्यूशन फेज और सॉलिड फेज। सो ये भी इक्विलिब्रियम कैसा हो गया है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर अपन देखें तो अपने पास जिंक +2 एक्वस फेज में है, कॉपर सॉलिड फेज में है, कॉपर +2 एक्वस फेज में है, जिंक सॉलिड फेज में, 2 फेज हो गए। तो ये भी हो गया हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल। नेक्स्ट अब अपन चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी 2 फेज हैं और सॉलिड और एक्वस यानी कि सॉल्यूशन फेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट यानी SO3 और प्रोडक्ट SO2 और ऑक्सीजन सब गैसियस फेज में है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, अपना होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल अपन ने देखा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और NO तीनों गैसियस फेज में है। तो ये भी इक्विलिब्रियम कैसा है, इसको भी अपन बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। सो अपन ने ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स चेक किए और पता लगाया कि कैसे अपन हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अब ये जितनी भी रिएक्शंस अपने देखी हैं, इन रिएक्शंस के लिए अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो अपन लिखें Kc या अपन लिखें Kp। मेनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 टाइप के होते हैं। जब अपन Kc लिखते हैं तब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ किया जाता है, और जब अपन Kp लिखते हैं तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की पार्शियल प्रेशर को यूज़ किया जाता है। सो गाइस, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा मीनिंगफुल होता है गैसेस के लिए। सो Kp अपन गैसेस फेज की रिएक्शन के लिए लिखना चाहेंगे, और जो Kc होता है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होता है एक्वस फेज यानी सॉल्यूशन फेज की रिएक्शंस के लिए। इसको अपन गैस फेज की रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, पर आप ध्यान रखें कि जो सॉल्यूशन फेज की रिएक्शंस हैं उसके लिए अपन Kc लिखना चाहेंगे, और जो गैस फेज की रिएक्शन है उनके लिए अपन Kp लिखना चाहेंगे। ऑलराइट, सो अब हर एक रिएक्शन के लिए अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करते हैं। सो अपना जो पहला इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है उसमें अपन आते हैं। यस, दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पे अपन क्लियरली देख सकते हैं ये वाले एग्जाम्पल में N2H2 और अमोनिया ये तीनों गैसियस फेज में हैं। तो इनके लिए क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन लिखना चाहेंगे, Kp। लेकिन इनके लिए अपन Kc भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। Kc लिखने के लिए क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, इसकी पावर 1 होगी, स्टोइकियोमेट्रिक 1 है इसका कोफिशिएंट, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। सो इस तरीके से इसका अपन Kc लिख सकते हैं। बट ज़्यादा मीनिंगफुल गैसेस के लिए Kp होता है। पार्शियल प्रेशर गैसेस के लिए मेज़र करना ज़्यादा आसान है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी
2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। तो अपन इस रिएक्शन के लिए Kp लिख दिया। अब अपने पास सेकंड एग्जांपल में अपने को लिखना है, इसके लिए अपन Kc भी लिख सकते हैं, Kp भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा मीनिंगफुल इसके लिए Kp है। तो Kp इसके लिए कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ COCl2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, क्योंकि सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो अपन इसके लिए Kp लिख दिया। अब ये वाला जो एग्जांपल है इसके लिए मैं Kp भी लिख सकता हूँ, Kc भी लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल है, इसका आप Kp या Kc खुद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर अपन बात करें तो दोनों गैसेस फेज में हैं, तो इसके लिए अपन Kp और Kc आसानी से लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं Kp लिखना चाहूँगा, तो कैसे लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। देखिए मैंने स्क्वायर लगा दिया है क्योंकि NO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। अब अपने पास नेक्स्ट एक रिएक्शन आती है, ये देखिए CH3COOH एक्वस, CH3COOH माइनस एक्वस और H+। ये वाली रिएक्शन के लिए Kp नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक्वस फेज में है, इनका कोई पार्शियल प्रेशर तो होगा नहीं। इसके लिए क्या लिखेंगे, Kc लिखेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस multiplied by concentration of H plus divided by concentration of CH3COOH। सो ऐसा अपन ने इस होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए Kc लिख दिया। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। अब अपने पास आ गए हेट्रोजीनियस कुछ एग्जांपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर के या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए। तो इसके लिए एक पॉइंट अपन ध्यान में रखते हैं कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जब भी होता है तब प्योर सॉलिड या फिर अपने पास प्योर लिक्विड हो, तो इनके लिए अपन इक्विलिब्रियम में इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में अपन इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसका जो रीज़न है ये वीडियो के अपन एंड में देखेंगे, लेकिन ये पॉइंट आप हमेशा याद रखें कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता, इसके बारे में अपन एंड में बात करते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है हेट्रोजीनियस का। इसमें NH4I क्या है, एक प्योर सॉलिड है, तो इसको अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखेंगे। अब अपने पास रिएक्टेंट में दो गैसेस हैं, इसके लिए अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसके लिए, Kp भी लिख सकते हो, Kc भी लिख सकते हो। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। Kc लिखते तो क्या हो जाता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI। सो अपन ने इसमें डिवाइड करके क्या नहीं लिखा, NH4I को अपन ने इंक्लूड नहीं किया, ये प्योर सॉलिड है। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। इसमें NH4COOH2 ये प्योर सॉलिड है, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखा जाएगा। ये गैसियस हैं, इनको अपन लिख देंगे। तो इसके लिए Kp लिखेंगे, क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, इसकी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है, CaCO3 CaO सॉलिड CO2 गैस। तो इसमें CaO इसको भी नहीं लिखेंगे, प्योर सॉलिड है, CaCO3 को भी नहीं लिखेंगे, ये भी प्योर सॉलिड है। सो इसके लिए Kp क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दैट्स इट, क्योंकि CaO और CaCO3 को नहीं लिखना है। अगर इसके लिए अपन Kc लिखना चाहते तो क्या हो जाता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, दैट्स इट। ऑलराइट, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। एक और हेट्रोजीनियस एग्जांपल है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का, जिसमें AgCl प्योर सॉलिड है, इसको अपन नहीं लिखेंगे। ये जो सॉल्यूशन फेज में हैं दोनों आयंस, इसके लिए Kc लिखना ज़्यादा बेटर होगा। सो क्योंकि इनके लिए पार्शियल प्रेशर मैटर नहीं करता है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, इससे ऐसे करके इसका अपन Kc लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपन चलते हैं, जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है H2O के लिए। H2O लिक्विड और H2O गैस, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम है। H2O लिक्विड ये प्योर लिक्विड है, इसको अपन इक्विलिब्रियम में नहीं रखेंगे। तो बार बार अपन यही बात करते हुए आ रहे हैं कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता है।
सो यहाँ पे इसके लिए आप क्या लिखना चाहेंगे, Kp लिख सकते हैं क्योंकि ये गैसियस है। तो Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ये वाला जो H2O गैस है इसका पार्शियल प्रेशर। और H2O लिक्विड को नहीं लिखा गया क्योंकि ये प्योर लिक्विड था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में Br2 लिक्विड इक्विलिब्रियम में है Br2 गैस के साथ में। तो Br2 लिक्विड इसको अपन नहीं लिखेंगे, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को नहीं लिखते हैं। तो इसका भी अपन Kp लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 गैस। इसका पार्शियल प्रेशर विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक और अपने पास एग्जांपल है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का। तो जिंक सॉलिड इसको नहीं लिखेंगे, HCl एक्वस इसको लिखा जाएगा, ZnCl2 एक्वस इसको भी लिखा जाएगा, और हाइड्रोजन गैस इसको भी लिखा जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए अपन Kc लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, ZnCl2 की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HCl की कॉन्सेंट्रेशन और इसका स्क्वायर। इसके लिए अपन Kc इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा इस रिएक्शन के लिए अपन KPC एक दूसरे टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये ऐसे टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर दोनों काम में लिया जा सकता है। तो गैस के लिए पार्शियल प्रेशर काम में ले लो और जो एक्वस फेज है उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन काम में ले लो। ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन KPC बोलते हैं। बहुत ही कम यूज़ होता है अपने सिलेबस में, लेकिन 2-3 जगह जरूर यूज़ होता है। सो KPC को कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnCl2 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl का स्क्वायर। तो KPC लिखने के लिए क्या ध्यान में रखें, एक तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे गैसियस और एक्वस 2 फेज हैं, और ये तब लिखा जाता है जब अपने पास एक्वस फेज और गैसियस फेज दोनों साथ में मौजूद हों, तब अपन KPC भी काम में ले सकते हैं। क्या इस रिएक्शन के लिए अपन Kp लिख सकते हैं? तो Kp लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ZnCl2 इसको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ना तो प्योर सॉलिड है ना प्योर लिक्विड है। सो अपन Kp के लिए क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ZnCl2, बट ZnCl2 का तो कोई पार्शियल प्रेशर होगा ही नहीं क्योंकि ये तो एक्वस फेज में है। पार्शियल प्रेशर की तो बात अपन सिर्फ गैसियस के लिए करते हैं, सो Kp इसके लिए डिफाइन नहीं होगा। अपन हाइड्रोजन को इंक्लूड कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर में, लेकिन ZnCl2 और HCl का तो पार्शियल प्रेशर होगा नहीं, इसलिए इस रिएक्शन के लिए Kp लिखना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन इसके लिए लिख रहे हैं, दैट इज नोन एज KPC। ऑलराइट, ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब चैप्टर आएगा तब आपने को ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा। एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करते हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हाइड्रोजन गैस है, कॉपर एक्वस, हाइड्रोजन एक्वस और कॉपर सॉलिड। कितने फेज हैं इसमें, टोटल 3 फेज हैं इसमें, गैसियस फेज, सॉल्यूशन फेज और सॉलिड फेज। प्योर सॉलिड को तो लिखना नहीं है। अब सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे Kp नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, KPC लिख सकते हैं। KPC को कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, और प्योर सॉलिड को लिखना नहीं है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके लिए अपन KPC ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए Kp तो लिखना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए Kc लिखा जा सकता है। सो Kc के लिए अपन हाइड्रोजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर लेंगे। तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा मीनिंगफुल इसके लिए KPC होगा क्योंकि गैसेस के लिए अपन पार्शियल प्रेशर लिखना चाहते हैं और सॉल्यूशन फेज के लिए अपन कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहते हैं। सो आई थिंक आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना समझ में आ गया होगा। अपने पास 2-3 एग्जाम्पल और भी हैं, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में जिंक एक्वस फेज में है, कॉपर सॉलिड फेज में, इसको नहीं लिखा जाएगा, प्योर सॉलिड है। जिंक भी प्योर सॉलिड है, इसको भी अपन नहीं लिखेंगे, ये दोनों एक्वस फेज में है। क्या इसके लिए Kp लिखना चाहिए? नहीं, क्योंकि कोई गैस ही नहीं है।
क्या इसके लिए KPC होना चाहिए? नहीं, कोई गैस नहीं है। क्या इसके लिए KC लेना चाहिए? यस। तो इसका KC क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2, दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ये वाला देखते हैं, जिंक प्योर सॉलिड। ये सॉल्यूशन फेज में इसको अपन लिखेंगे, जिंक प्लस 2 एक्वस फेज यानी सॉल्यूशन फेज में इसको भी अपन लिखेंगे। Ag सॉल्यूशन सॉलिड फेज में है, प्योर सॉलिड में नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? क्या इसके लिए Kp लिख सकते हैं? नहीं, कोई भी गैस नहीं है। क्या इसके लिए KPC लिख सकते हैं? अगेन नहीं, कोई भी गैस नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? KC, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और इसका स्क्वायर। ये देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 है। नेक्स्ट एक होमोजीनियस रिएक्शन में अपन देख लेते हैं। आप देखिए ये वाली जो रिएक्शन है इसमें सब गैसियस फेज में है, तो इसके लिए अपन Kp लिख सकते हैं। Kp ज़्यादा मीनिंगफुल होगा इसके लिए, सब गैसियस फेज में है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 गैस, और इसका पावर कितना आएगा? 2 पावर आ जाएगा। तो इसके लिए अपन ने Kp लिख दिया। इसके लिए Kc भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा मीनिंगफुल इसके लिए Kp हो गया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल अपने पास है N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO। तीनों गैसेस फेज में है, तो इसके लिए अपन क्या लिख देंगे? Kp लिख देंगे। ऑलराइट, सो Kp अब आसानी से अपन लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो इसके लिए अपन ने Kp लिख दिया। इसके लिए अपन Kc भी लिख सकते थे, लेकिन ज़्यादा मीनिंगफुल इसके लिए Kp होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, इतने डिस्कशन में अपन बार बार ये बोलते हुए आ रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है कि जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होते हैं उनको अपन इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं। अब अपन रीज़न देंगे क्यों, ठीक है। तो एक तो आप ये पॉइंट ध्यान में रखें, दो मैंने नोट लगाए हैं, बहुत ही स्पेशल नोट हैं ये। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्योर सॉलिड लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। असल में क्या होता है कि जो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होते हैं, रिएक्शन में उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, और इसीलिए इनको इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं। मैं एक बार इसको मैथमेटिकली भी समझाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों, बट ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट ये लिखा है कि इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ अ गिवन रिएक्शन concentration and partial pressure of only those species are written which change during the reaction। अब इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखें आप, चाहे Kp लिखें, चाहे Kc लिखें, चाहे KPC लिखें, तो इसमें सिर्फ वही स्पीसीज को अपन इंक्लूड करते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर चेंज होता हो। जिनका कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इनको अपन यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो अपन बात करते हैं प्योर सॉलिड की। ऑलराइट, प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड, इनके लिए कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। क्यों? इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, इसीलिए इनको इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। अपन देखना चाह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं चेंज होती है। सो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इसको अपन मोलरिटी में मेजर करते हैं, और मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऐसे अपन कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं किसी स्पीसी के। नंबर ऑफ मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और पहले से अपने पास वॉल्यूम है। अपन देख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये क्या होता है? डेंसिटी। सो ये एक्सप्रेशन बन गया डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मेरे को बताइए कि क्या सॉलिड की डेंसिटी रिएक्शन में चेंज हो सकती है? नहीं। अगर वो सॉलिड फेज में है तो उसका कुछ पार्ट रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट होगा उसकी डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, और उस पार्ट का मोलर मास भी चेंज नहीं होगा। लेट्स सपोज अपने पास बहुत सारा, लेट्स सपोज अपने पास जिंक है। ऑलराइट,
अब इस जिंक का थोड़ा सा हिस्सा रिएक्ट कर गया, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें जो जिंक है उसका मोलर मास अभी भी उतना ही है, उसकी डेंसिटी भी अभी भी उतनी ही है, इसलिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट। सो असल में प्योर सॉलिड और लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट, और इसीलिए इनको इक्विलिब्रियम में नहीं लिखा जाता है। अब इसका अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O गैस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो H2O लिक्विड है इसका कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे अपन ने देखा कि AgCl सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में। ऑलराइट, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक बार इसको कैसे लिखेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl। अपन लेट सपोज भूल गए कि प्योर सॉलिड को नहीं लिखते हैं, अपने को पता है कि AgCl प्योर सॉलिड है, इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, इसलिए ये वाली वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या है, एक कांस्टेंट। तो दोनों मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट बन जाएंगे, लेट्स कॉल इट Kc डैश इज इक्वल्स टू Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। सो अपने पास नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे। इसीलिए अपन प्योर सॉलिड के लिए या फिर प्योर लिक्विड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में उनको यूज़ नहीं करते हैं। सो गाइज, आई होप ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहा होगा आपके लिए, जिसमें अपन ने हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये जान लिया बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू, और हर एक एग्जांपल का अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीख लिया है। सो जब भी 2-3 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें। पहला पॉइंट ये, जब भी किसी रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं तो सबसे पहले उस रिएक्शन को बैलेंस करें। दूसरा पॉइंट ये, उसमें आइडेंटिफाई करें कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो फिजिकल स्टेट हैं वो कौन सी हैं। तीसरा, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जा रहे हैं तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए एक्सप्रेशन में आपको कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, उनका पार्शियल प्रेशर हो चाहे उनका कॉन्सेंट्रेशन हो, यूज़ नहीं करना है। चौथा पॉइंट ये है कि अगर गैसेस फेज रिएक्शन है, मतलब गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है, यानी कि Kp ऐसी रिएक्शंस के लिए यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है। और एक्वस फेज की रिएक्शन के लिए जो स्पीसीज़ हैं उनका पार्शियल प्रेशर मैटर नहीं करेगा, इसलिए उनके लिए Kc लिखना ज़्यादा मैटर करेगा। और ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे कई स्पीसीज़ एक्वस फेज में हो, सॉल्यूशन फेज में हो, और कुछ स्पीसीज़ गैसियस फेज में हो, ऐसी केमिकल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन के लिए Kpc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना ज़्यादा बेटर होगा। सो गाइज, दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।